अच्छा, हम बात कर रहे थे कि देखिए, याददाश्त से ज्यादा बेहतर है लिखी हुई चीज। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द पेलेस इंक इज बेटर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। सही है, इस बात से हम एग्री करते हैं कि हम सब पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान में ऑल दो एज पर WHO स्टैंडर्ड्स इवन लेस देन 10% इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड फॉलो होता है। और यहाँ पे हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ये अलमिया है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम्स, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हो एग्जिस्ट नहीं करती। तो पेपर बेस्ड हॉस्पिटल या पेपर बेस्ड सेटअप्स भी के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी और क्वालिटी हम इंश्योर कर सकते हैं। और उसके कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीकेकार हैं, उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन मैटर क्यों करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वाई डॉक्यूमेंटेशन मैटर? हॉस्पिटल सेफ्टी रूल की बुक के मुताबिक एक चीज है, इफ इट इज नॉट रिटन इट डिड नॉट हैपन। मतलब कि हम जर्नरिक फॉर्म में भी कहते हैं, नॉट डॉक्यूमेंटेड इज इक्वल टू नॉट सीन। आपने नहीं लिखा इसका मतलब आपने देखा नहीं, आपने नहीं लिखा इसका मतलब ये हुआ ही नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन मैटर क्यों करती है? डॉक्यूमेंटेशन मैटर इसलिए करती है कि सबसे प्राइमरी जो चीज़ है ना, वो है पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल कंटिन्यूटी। क्योंकि हम रोटेशन बेसिस पे, हम शिफ्ट बेसिस पे लोग काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन मरीज शिफ्ट बेसिस में नहीं होता। मरीज एक परमानेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। तो उसकी पेशेंट की सेफ्टी और उसकी क्लिनिकल कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपका डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी मैटर करती है कि ये कम्युनिकेशन मोड है डिफरेंट शिफ्ट्स और टीम के बीच में, लीगल प्रोटेक्शन है आप लोगों की, और ये ऑडिट्स के लिए या हॉस्पिटल इम्प्रोवाइजेशन के लिए या कोई ऐसी इम्प्रोवाइजेशन अपने यूनिट में डेवलप करने के लिए भी जरूरी है। सही है। तो दिस इज व्हाई द डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स एंड इट इज मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक केस लेते हैं। सही है। और ये केस ISMP 2021 डुप्लीकेट थेरेपी एरर्स ड्यू टू पुअर डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट हुआ केस है। इसमें बताया जाता है जी, मेडिकल वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है सेप्सिस के साथ। 2 डोजेज ऑफ IV उसको रिसीव हुई है 2 घंटे में। और हाउस ऑफिसर ने जो राउंड हुआ है इवनिंग में, उसमें नाइट ऑफिसर को, उसने कोई एंट्री नहीं देखी। सही है। और उसने दोबारा उसको री एंटर कर दिया। तो क्या हुआ जी? डुप्लीकेशन एरर हो गया, मेडिकेशन डुप्लीकेशन एरर हो गया, पेशेंट ड्रग इंड्यूस रैश एंड रीनल फंक्शन डिटेरियोरेशन में चला गया। एक क्लिनिकल एक कंडीशन हुई उसकी, डबल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से। रीजन क्या था? कि जी देर वॉज नो डॉक्यूमेंटेशन। सही है। या डुप्लीकेशन हो गई उसकी बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल ने इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन की, एक सिंगल पेजर मेडिकेशन कंटिन्यूएशन शीट के नाम से एक टेम्पलेट क्रिएट किया और उसकी पॉलिसी क्रिएट बना दी। ये एरर रेफरेंस कोटेड है, ISMP 2021 में रिपोर्ट हुआ है। सही है। तो हमारे ना लिखने की वजह से इस तरह की एग्जांपल्स बहुत भरी हुई हैं दुनिया में, जिसकी वजह से पेशेंट की केयर कॉम्प्रोमाइज हुई है, पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट हुई है, और यहाँ तक के नियर मिस इवेंट्स या आपका सेंटिनल इवेंट्स भी रिपोर्ट हुए हुए हैं। ये डिफरेंट रेफरेंसेस है। सेंटिनल इवेंट अलर्ट 58, inadequate heads of communication, पेशेंट फिजिशियन फेलियर टू डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट ऑर्डर लेड टू सीरियस एडवर्स इवेंट्स। ये जॉइंट कमीशन में रिपोर्ट हुआ 2017 में। WHO में वॉल्यूम 1 सोल्यूशन 3 में है, अनरिटन अनक्लियर फिजिशियन ऑर्डर्स आर अमंग द टॉप केसेस इन पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स इन मेडिकल एंड ICU वार्ड्स। 2017 में रिपोर्ट हुआ। ISMP 2020 में रिस्की प्रैक्टिसेस दैट लीड टू मेडिकेशन एरर, वर्बल फिजिशियन ऑर्डर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज कॉज मेडिकेशन ओमिशंस और ओवरडोसेस। ये सारी चीजें वो हैं जो दुनिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं। द हिडन पावर, अब हम जिसको कहते हैं ना कि इसकी इसकी खुसूसियात क्या है डॉक्यूमेंटेशन की, हम क्यों इतना जोर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे? सबसे पहली चीज है, आपका राउंड्स जो होते हैं ना, उसके अंदर जब आप डॉक्यूमेंटेड चीज देख रहे होते हैं, तो उसमें आपका टाइम बचता है। याद के आप वर्बली सोच सोच के बताएंगे, मेमोराइज करके बताएंगे, तो इट विल टेक मोर टाइम। सही। एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल डेवलप होती है। रिपीटेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी रिडक्शन हो जाती है। और अगर अल्लाह ना करे कोई इंक्वायरी है या कोई लीगल मैटर है या कोई मेडिकल लीगल केस बनता है, तो आपकी प्रोटेक्शन भी है। सही है। ये नजर नहीं आती है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल्स। कैसे टाइम सेव होता है राउंड्स में? यहाँ पे एक एग्जांपल है, आगा खान हॉस्पिटल कराची की इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट जो थे, उन्होंने स्टैंडर्डाइज डेली प्रोग्रेस
को ना इस जो प्रोग्रेस नोट्स है उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया। स्टैंडर्डाइज कर लिया तो उससे क्या हुआ, एवरेज राउंड टाइम जो है ना वो 18% से रिड्यूस हुआ। सही है, क्योंकि आपके वाइटल्स की, आपकी लैब्स की, आपकी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की इजी अपडेट्स वहां मौजूद थी इन ए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। सही है। A patient with pneumonia had clear daily notes showing response to antibiotics, so the consultant confidently decided discharge without rereading old files। सही है। तो ये उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्रिएट किया आपके डेली प्रोग्रेस नोट का। इसके अंदर मैंडेटरी फील्ड्स क्या क्या है, वाइटल्स है, लैब्स है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस है। सही है। आप इसके अंदर प्रीवियस लास्ट डोज मेडिकेशंस भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या आया, 30 मिनट राउंड जो था उसका रिडक्शन हुई 15 मिनट पे, फोकस राउंड बन गया वो, और डिसीजन मेकिंग राउंड बन गया। सही है। रिपीटेड क्वेश्चंस रिड्यूस कैसे होते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। इन अ टर्शरी मेडिकल वार्ड, नाइट मेडिकल ऑफिसर रिपोर्टेडली कॉल्ड द डे टीम टू कंफर्म वेदर द सीटी स्कैन वाज डन और नॉट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ हुआ था, स्कैन ऑलरेडी हो चुका था, रिपोर्ट फाइल में नहीं थी। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसको कॉल करना पड़ा, उसको दोबारा वो सवाल पढ़ना पूछना पड़ा, उसका टाइम कंज्यूम हुआ, डुप्लीकेशन हुई। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका नोट होता है ना, इनपेशेंट प्रोग्रेस नोट या इनपेशेंट फिजिशियन नोट, दैट नोट्स स्पीक्स अबाउट यू। सही है। अगर आप ड्यूटी पे नहीं भी तो वो आपकी आपकी पूरी कहानी जो आपने पूरे दिन में, उस 8 घंटे में, 6 घंटे में जो आपने उस मरीज के साथ किया है, वो आपकी जबानी बोलता है। वो आपकी, आपको क्या कहते हैं, वो आपकी शनाख्त होता है एक तरीके से। चाहिए। तो नोट्स इसलिए भी बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक टीचिंग हॉस्पिटल की एग्जांपल है। रेसिडेंट ने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, लॉग बुक्स और उसके केस नोट्स जो आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग सब इससे वाबस्ता है, रिव्यूड। सही है। डिपार्टमेंटल हेड commended him for clear chronological documentation that made patient progress easy to follow. It directly strengthens his recommendation letter। एक ये था। एक दूसरा था जिसके पास इनकम्प्लीट नोट्स थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिलायबिलिटी में सवाल खड़ा हो गया। अब क्या है जी, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सिर्फ आपके मरीज को नहीं प्रोटेक्ट करती, वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी डेवलप करती है। सही है। इंक्वायरी से कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे एक नीचे हाईलाइटेड लाइन लिखी है, इन एनी इंक्वायरी योर बेस्ट लॉयर इज योर ओन नोट। जो आप लिखते हैं ना, जितना क्लियर लिखेंगे, जितना कंसाइज लिखेंगे, जितना आप उसके अंदर वाजे इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जो मॉनिटर्ड इंफॉर्मेशन है, जो प्रूवन इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से सारी चीजें कर रही है, उससे आप हर ऐसी बुराई से बच सकते हैं। कोई ऐसी इंक्वायरी से आप सेव हो सकते हैं, क्योंकि आपका नोट आपके लिए वो वकालत कर रहा है कि जी ये हुआ था। सही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दुनिया में हुई हुई है। अब बात ये आता है कि हर नोट में होना क्या चाहिए, एक इन पेशेंट नोट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सही है। बात मतलब सिंपल सी ये बात है कि अगर मैं फिजिशियन हूं और मैंने एक मरीज अभी सुबह देखा है और मैं वार्ड से चला जाता हूं, तो क्या अगला जो आएंगे साहब या साहिबा, वो मेरे नोट से मरीज की केयर को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे नोट से ये इम्पैक्ट आना चाहिए कि मरीज की केयर की कंटिन्यूएशन हो, रीडू एक्टिविटी ना हो। सही है। मुझे दोबारा बार बार ओल्ड पुरानी फाइलें देख के इंफॉर्मेशन को दोबारा रीगैदर करने की जरूरत ना पड़े, मेरा टाइम बचाना है मुझे। सही है। अब उसका पार्ट क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट का नाम, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, वक्त और तारीख। वक्त और तारीख तो लाजमी होनी चाहिए हर जगह। सही है। फिजिशियन का नाम आ गया, किसने देखा है, उसका सिग्नेचर आ गया। सही है। असेसमेंट हिस्ट्री आ गई, प्लान आ गया और फॉलो अप प्लान आ गया। सही है। ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, लाजमी हिस्सा है इन पेशेंट नोट का। और इसके बगैर इन पेशेंट नोट तकरीबन कंप्लीट नहीं होता। अब पेशेंट का एमआर नंबर क्यों जरूरी है, हमने आज ज्यादातर चीजें एग्जाम्पल से हमने कोड किए हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ये देखें। ये सारे काम मुझे भर उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ये आप लोग कर रहे होंगे। ये सिर्फ हम दोहरा रहे हैं ताकि आपकी और मेरी दोबारा याद दहानी हो जाए कि हमें ये काम जरूरी करना है। सही है। मेडिकल वार्ड्स नो डाउट हमेशा से देखा गया है बहुत बिजी होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में नाम भी बहुत कॉमन होते हैं।
सही है। अब दो मरीज हैं, दोनों का सेम नाम है अहमद अली और अहमद अली, दोनों के सिर्फ स्पेलिंग में ई और ए का फर्क है। दोनों के एमआर नंबर में भी कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, 1024 1042। और इत्तेफाक की बात है, दोनों चेस्ट इन्फेक्शन से ऐड हो गए। अब जब आपने सारी चीजें, पेशेंट का नाम और एमआर नंबर लिखा हुआ है, मैंडेटरी है लिखना है, तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ? 1042 वाले रजिस्ट्रेशन नंबर का जो मरीज का कागज था, एक कागज, वो गलती से 1024 वाले रिकॉर्ड में चला गया, लीडिंग टू रॉन्ग एंटीबायोटिक बीइंग कंटिन्यूड फॉर अ डे। एक दिन उसको गलत एंटीबायोटिक भी लग गई। अब आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कह लें या क्वालिटी डिपार्टमेंट कह लें या यहाँ पे कंसल्टेंट आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह लें, जो भी है, उन्होंने उसको ट्रेस किया और एक एमआर नंबर वाला प्रोग्रेस नोट से वो मैच कर लिया कि जी ये गलत, इस पेशेंट का दूसरी फाइल में चला गया, दूसरे का इस फाइल में आ गया, तो वो करेक्शन टाइमली हो सकती है। अगर आपके पास ये पेशेंट आइडेंटिफायर ही नहीं होता, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक कागज का टुकड़ा कहलाता, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता। पेशेंट आइडेंटिफायर दो होते हैं, आईपीएसजी गाइडलाइन है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के हिसाब से, जिसमें वी नीड टू फॉलो टू पॉइंट आइडेंटिफायर। टू पॉइंट आइडेंटिफायर, एक होता है नाम और एक होता है दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर। सही है। हमें अपने जब हम मैंने न्यू न्यू हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो मुझे ये चीज बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी फिजिशियंस की तरफ से, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जिस भी मरीज से बात करो, अगर उसको काउंसलिंग कर रहे हो, उसको कुछ चीज समझा रहे हो या उसको बुला रहे हो, तो उसकी वेरिफिकेशन हमेशा उसके नाम और कार्ड के नंबर से दोबारा दोहरा के करवा लो। आप पूछे आपका नाम मोहम्मद इमरान है, बोलेगा जी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1024 है, जी। तो ये आपने उससे दोहरवा लिया, आपने वेरीफाई कर लिया। सही है। तो आईपीएसजी गाइडलाइन 2 प्रिंसिपल नंबर 2 ये बात कहता है कि 2 पॉइंट आइडेंटिफायर आपको फॉलो करना है। डेट एंड टाइम। अब एक इवेंट है जो रात को 2 बजे हुआ। अब वो, फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे देख लेते हैं कि एक पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ। सही है। कार्डियक अरेस्ट के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि डॉक्टर ने आखिरी दफा मरीज को कब देखा था। सही है। अब दो नोट हैं जो दोनों सेम डेट के हैं, बट उसमें टाइम स्टैंपिंग नहीं है, तो क्या हुआ? पुअर डॉक्यूमेंटेशन। सही है। दो नोट हैं, दोनों पे टाइम स्टैम्पिंग अगर होती तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि डॉक्टर ने आखिरी दफा उस मरीज को कब देखा था और क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी, क्या सारे काम किए थे। सही है। तो डेट एंड टाइम इस वजह से जरूरी है। डॉक्टर का नाम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन इसलिए जरूरी है कि इससे आपकी ओनरशिप क्रिएट होती है। सही है। अब फॉर एग्जांपल, कोई डोज एडजस्ट करनी है, कोई कुछ एडजस्ट करना है, और पेशेंट को बाद में कोई इम्पैक्ट हो जाता है उसकी वजह से, तो जब नाम होगा, सिग्नेचर होगा, डेजिग्नेशन होगा, तो आपको पता होगा कि किस ने ये काम किया था और किस ने ये ऑर्डर्स पास ऑन किए थे। सही है। अब क्या वो वेरीफाई था भी, या वैलिडेट था भी, डिस्चार्ज ऑथोराइज करने का, अपना डोज चेंज करने का ऑथोराइज था भी या नहीं था, या उसको उसके सीनियर से कंसल्ट लेनी थी। तो इस वजह से डॉक्टर का नाम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन बहुत जरूरी है। असेसमेंट समरी। अगर आपके समरी में लिखा हुआ है कि मरीज इज स्टेबल, तो क्या आपको लगता है कि मरीज स्टेबल हो जाना और यही जरूरी था कि बस इतना सा लिखना कि मरीज स्टेबल है? या आप उसमें जिस तरह ऊपर एक लिखी हुई है कि पेशेंट एक एडमिट हुआ सीएलडी के साथ, एक्टिव इश्यूज थे, एसाइटिस थी, इन्फेक्शन था, रीनल डिसफंक्शन के साथ था, कंसल्टेंट ने रिव्यू किया, अभी हाजिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट स्टेबल है। या ये लिखना जरूरी था कि पेशेंट की हमने कोई किडनी डिसफंक्शन नहीं नोट किया। सही है। पिछले लास्ट 48 घंटे से हमें कोई ऐसा नजर नहीं आया, या हमें कोई ऐसा हमें कोई ऐसा सिम्टम नजर नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं कि सिर्फ स्टेबल लिखने से मसला नहीं होता। सही है। तो असेसमेंट आपको अपनी पूरी लिखनी है। फिर आप प्लान लिखेंगे मरीज का। प्लान लिखेंगे तो उसमें ये नीचे बात लिखी गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो लिखना नहीं है। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिटन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना ही मकसद नहीं है। इसका मकसद क्या है कि हर चीज, वो चीज मिस ना हो जाए। सही है। तो इट इज अज्यूम टू बी नो वंस एंड हाउ थिंग दैट थिंग्स गेट्स मिस। सही है।
तो फॉर एग्जांपल आपने लिखा जो पेशेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ आया था, तो आपने लिखा कि जी चेक इलेक्ट्रोलाइट्स, और आपने प्लान में लिखा, सही है। लेकिन आपने किसी को, मतलब कोई असाइनमेंट होती है कि जी लैब्स रिपीट करानी है, फॉलो करना है, आप बताते हैं, लिखते हैं कि मैंने इसको बताया है कि ये फॉलो करेगा, तो ये सारी चीजें प्लान में होना जरूरी है। फॉलो अप या एस्केलेशन ट्रिगर क्या चीज होती है कि फॉर एग्जांपल एक मरीज है जो हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट के साथ एडमिट हुआ हुआ है, और आपने उसमें ये सारी चीजें मैनेजमेंट करने के बाद ये लिख दिया कि अगर ब्लड शुगर का लेवल इस रेंज से कम आ जाए, तो आपने क्या करते हैं, आपने किसको बताना है, और आपने एग्जैक्टली परफॉर्म क्या करना है। तो इसको कहते हैं फॉलो अप एंड एस्केलेशन। और फॉलो एस्केलेशन पे पहले बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एवरी नोट इज अ लीगल, मेडिकल एंड एथिकल डॉक्यूमेंट। हर नोट में 6 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं: हु, व्हेन, व्हाट एंड व्हाट नेक्स्ट। सही है। कोई भी अगर मिस हो रहा है तो आपकी चेन ब्रोकन है और अकाउंटेबिलिटी है। सही है। ये नेवर एवर लिस्ट है जो आपको नहीं करनी है, मतलब कुछ भी हो जाए ये काम नहीं करना है। कोई लाइंस बीच में ना छोड़े, ब्लैंक स्पेसेस ना छोड़े। सही है, ताकि कोई और आपके अनऑथराइज एडिशन ना कर दे। ये अनक्लियर एब्रिविएशंस ना लिखें। सही है, वो डेंजरस होती है। या तो बिल्कुल क्लियर एब्रिविएशन लिखें, जो प्रूवन है, जो जेनेरिक एब्रिविएशन है वो लिखें, अदरवाइज अनक्लियर एब्रिविएशन ना लिखें। सही है। ओवर राइटिंग या करेक्शन फ्लूइड का इस्तेमाल ना करें। सही है। ये जो बात है एज बिफोर वाली, नेवर राइट एज बिफोर, रिपीट द डोज और ऑर्डर। अजम्पशंस क्रिएट हो जाती है कि एज बिफोर क्या। सही है। आप पूरी उसकी डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी दोबारा लिखें। सही है। फॉर एग्जांपल आपको आईवी पैरासीटामोल लगनी है 1 ग्राम, तो आप लिखे आईवी पैरासीटामोल 1 ग्राम। सही है, ताकि आप ये ना लिखें अब गिव आईवी एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस, गिव आईवी एज बिफोर। तो अब आप उसको पता चला उस वक्त आपने उसको आईवी पैरासीटामोल भी लगाई थी, आईवी रिंगलेक्टेड भी लगाई थी, और ऑन्सिरॉन भी लगाया था, और एक आध दो मेडिकेशन और भी लगाई थी। अब उसको अब नहीं लगाना, ना रिंगलेक्टेड लगाना है, ना आपको उसको वॉमिटिंग की कोई दवाई लगानी है। आपको सिर्फ उसको पेन किलर लगाना है। तो आपको क्लियर स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि क्या लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है। चाहिए, और कितनी दफा लगाना है। चाहिए। और स्टेबल की अभी हम बात कर चुके हैं कि आपने स्टेबल्स का मतलब कुछ नहीं है, स्टेबल का मतलब बिल्कुल नथिंग। सही है। तो आपको वाइटल्स, आपकी लैब के ट्रेंड और आपके दूसरे पैरामीटर्स को इंक्लूड करना है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। अब डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? जब मरीज दाखिल होता है। सही है जी। मरीज दाखिल होगा तो वहां से डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी। सही है। आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिशन रीजन, आपको पता लग गया जब मरीज दाखिल होकर आपके पास आया, आपने उससे पूछा कि आप क्यों एडमिट हुए हैं, आपको क्या बीमारी है, आपको ये तकलीफ है। आपने उससे हिस्ट्री ले ली, आपने उसके वाइटल्स देख लिया, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन जो फॉर एग्जांपल इमरजेंसी से आया वहां से हुई है वो देख ली। आपने उसकी डायग्नोसिस बनाई, एक इनिशियल प्लान प्रिपेयर किया और एक एक्सेलेशन प्लान प्रिपेयर किया। फॉर एग्जांपल अब ये नीचे एक इन्होंने छोटी सी हिस्ट्री दी है, क्विक क्लियर कंप्लीट हिस्ट्री कहते हैं इसको। ये WHO से रेफरेंस है। 55 मेल, hypertensive, SOB since 2 days, chest X-ray shows pulmonary edema, start furosemide, restrict fluids, and call on call registrar if no urine output is observed in 6 hours। अब इन्होंने, ये तो बोलने की हद तक था, अब इन्होंने लिखा क्या? 55 m, हाइपोटेंसिव, SOB कितने दिन से है, एक्सरे की फाइंडिंग, क्या स्टार्ट करना है, क्या रोकना है, और क्या आगे करना है अगर यूरिन नहीं आता। सिंपल। दिस इज द सिंपल नोट। और ये इस नोट्स इस तरह से क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जिनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। डेली जो हम नोट डालते हैं ना, उसके ऊपर एक टूल कहलाता है सोप टूल। सोप, SOAP, साबुन वाला सोप है ये। और सोप में क्या आता है? मरीज की आज की कंप्लेन, O से ऑब्जेक्टिव, A से असेसमेंट, P से नेक्स्ट प्लान, और S जो है वो साइन, डेट एंड टाइम के लिए भी यूज होता है। तो सोप यूज करना है,
सोप में ये बताना है पेशेंट कंप्लेन टुडे, कॉपी पेस्ट नहीं करना पिछला। आज कुछ नहीं हुआ, आज मरीज बिल्कुल सही है, आज मरीज में कोई ऐसी चेंजेस नहीं है, तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने बेसिकली यहाँ पे क्लियर कंसाइज एक क्लियर नोट डालना है कि नथिंग चेंज, और उसका रीजन लिखना। सही है? ओके। अब बात करते हैं राइटिंग क्लियर ऑर्डर्स की। आपके पास ऑर्डर्स में जो चीजें होती है वो होती है, ड्रग का नाम होता है, डोज होता है, रूट होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, डेट टाइम होती है, आपका इनिशियल होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंबल है लेकिन उनको लिखना चाहिए वर्ड्स में। एक वर्ड ऑर्डर शीट होती है। सही है? ये सारी चीजें करने के बाद, ये सारी चीजों को फॉलो करने के बाद रीचेक करना किसी और ने कोई ऑर्डर तो नहीं दिया हुआ, अपना ही नोट दोबारा रीचेक करने का मैंने कोई चीज मिस मिस तो नहीं की। तो ये क्लियर राइटिंग ऑर्डर्स का तरीकाकार है, इस तरह होना चाहिए, और इसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। अब इनकी एग्जांपल्स पे ना थोड़ी सी नजर डालते हैं। A heart failure patient received 1000 mcg of digoxin instead of 0.125 mg because the unit was not clearly written. ISMP Medication Safety Report 2020. Illegible handwriting. Tazocin was read as Taxol, two different complete drugs. In General Medicine World, pharmacy called to confirm just in time. ये रिपोर्ट हुआ है पेशेंट मेडिकेशन विदाउट हार्म रिपोर्ट 2017 में। इसके बाद है ओवरलैपिंग ऑर्डर्स। दो एमओ ओवरलैपिंग एंटीबायोटिक लिखते हैं अलग अलग मरीज पेजेस पे, सेफ्ट्राइजोन और पिप्राजो, प्रीवियस ऑर्डर को मैच ही नहीं करते। पेशेंट को 2 दिन तक दोनों दवाइयां मिलती रही अलग अलग, जो ओवरलैपिंग हुई भी थी। 2 दिन बाद फार्मेसी ऑडिट ने पकड़ लिया, उसके बाद वो रेक्टिफाई हो गया। तो ओवरलैपिंग ऑर्डर्स भी बहुत सारे होते हैं भैया जी। अगर कोई ऑर्डर मिसरीड हो सकता है तो उससे इवेंचुअली, मतलब अगर कोई ऑर्डर मिसरीड होने के चांसेस हैं तो वो होंगे ऐसे ही। सही है? मतलब इफ योर ऑर्डर कैन बी मिसरीड इट इवेंचुअली विल बी। तो क्लियर ऑर्डर, क्लियर राइटिंग, क्लियर इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको अपने इसमें देनी है। अब आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक इंजेक्टेबल लगाना है आपको, फॉर एग्जांपल एनी एंटीबायोटिक आपको लगानी है और आप उसमें लिखते हैं एंटीबायोटिक का नाम, फॉर एग्जांपल ऑगमेंटन लगानी है, आपने लिखा ऑगमेंटन। अब वो कितनी, कैसे, दिन में कितनी दफा, ये बताना पड़ेगा। हमें रूट बताना है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, हमें उसका फुल यूनिट का नाम बताना है। सही है? आप ये नहीं लिख सकते कि जी AUG लगा दो। अब AUG क्या हो सकता है? ऑगमेंटन हो सकता है, ऑगस हो सकता है, क्या लगाऊंगा? सही है? और अगर कोई डॉक्टर कोई और ऑर्डर ऐड करता है तो वो पूरा पेज जो है, किसी ने कोई एडिशन की है उसमें, तो वो पूरे पेज को एक दफा रिव्यू करके साइन ऑफ करे। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में एक आसानी ये होती है कि जब आप एक फिजिशियन एक ऑर्डर लिख लेता है और उसको सेव करता है, तो फॉर एग्जाम्पल उसके बाद दूसरे फिजिशियन आए, मिस्टर एक्स आए, और उन्होंने उसके ऊपर कोई नोट लिखना है, तो वो पिछले नोट को एडिट नहीं कर सकता। पिछला नोट सेव हो गया, अब उसको नई प्रोग्रेस नोट की विंडो खोल के उसमें नोट्स आ। सर आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे गालबन। आपकी आवाज़ भी म्यूट हो गई है और आप की वीडियो भी स्टिल हो गई है। सर आ गई वीडियो, आ गई। वॉल्यू वैल्यू थॉट वाली जी सर। जी बिल्कुल आ गई सर, वैल्यू थॉट वाली स्लाइड आ गई है।
सर वीडियो और वॉइस दोबारा स्टिल हो गई है सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही और वीडियो भी स्टिल है सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है आवाज़ सर। माजरत, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। जी सर ओके। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर अब बिल्कुल स्क्रीन विजिबल है, अभी स्लाइड शो पे नहीं है, डिस्चार्ज समरी वाली स्लाइड है सर। सर अभी आवाज़ गालिबा नहीं आ रही है आपकी, तो शायद दोबारा स्टिल हो गए हैं। और वो पूरी। सर आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू काफ़ी है। जी जी सर, आज कुछ ज्यादा कनेक्टिविटी का इशू है कि माजरत के साथ मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी ठीक है सर। सर वो पिछली स्लाइड से काइंडली शुरू कर दीजिएगा, दरम्यान में आप काफ़ी देर जो है ना वो। सर इस स्लाइड से। सर डिस्चार्ज समरी वाली से। सर डिस्चार्ज समरी अभी हम बताएंगे, पहले मैं ये बात जी कर रहा हूँ। ओके जी सर बिल्कुल ठीक ये बताते हैं हम आपको। है। जी ठीक। इस स्लाइड की बात कर रहे थे ना आप? जी जी। जी। सर उससे अब पहले पहले। वैल्यू थॉट वाली, हाँ जी वैल्यू थॉट वाली बिल्कुल जी। जी यही वाली स्लाइड सर आप जो सही पहले है। बात कर सही। रहे थे। अच्छा देखें, मैं ये कह रहा था कि जो डिस्चार्ज समरी है ना, वो एक फाइल का इख्तिताम नहीं है। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। अब आपकी जो हमने पहले बात की, क्रेडिबिलिटी है, क्लियर नोट्स होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंट की केयर कंटिन्यूशन होनी चाहिए, सारी बातें हमने की। आपकी रेपो है, सब कुछ है। डिस्चार्ज समरी जो एक फाइल कागज, ऐसा कागज नहीं है जो इख्तिताम हो गया, फाइल का इख्तिताम नहीं है। ये पेशेंट की वो कहानी है जो उस कागज पे लिखी हुई है। ये कहानी घर पे भी जाती है। ये कहानी किसी और फिजिशियन के सामने भी आती है। ये कहानी हर उस रेफरिंग डॉक्टर के पास आती है। और जब तक वो इलाज कराता रहेगा, कहीं ना कहीं वो समरी, कहीं ना कहीं वो चीज इस्तेमाल होती रहेगी। तो ये आपकी क्वालिटी को, आपकी प्रोफेशनलिज्म ऑफ पूरी सर्विसेज की, इसको रिप्रेजेंट करता है वो कागज। तो उस कागज में क्या क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। उस कागज में आपकी एडमिशन और डिस्चार्ज डायग्नोसिस होनी चाहिए। हॉस्पिटल में वो जितनी देर रुका है, जितने दिन रुका है, उसका मेजर इशू, उसका कोर्स, हॉस्पिटल कोर्स समरी होनी चाहिए। डिस्चार्ज के ऊपर अगर जो भी उसकी फाइनल मेडिकेशंस थी, वो मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई चेंज है, कुछ है, या फॉर एग्जांपल एक दवाई आपको एक हफ्ते खानी है, उसके बाद उसका टेपर डाउन इफेक्ट करके उसकी डोज कम करके खानी है, मरीज को 4 हफ्ते बाद फॉलोअप कराना है। उसकी 4 हफ्ते की दवाइयों में इम्पैक्ट है कि जी एक हफ्ते उसको इस इतने डोज की दवाई खानी है, फिर एक हफ्ते बाद उसका टेपर डाउन करना है, और अगले हफ्ते उसको इस तरह करना है, जैसे स्टेरॉइड्स में होता है। तो वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। आपका फॉलो अप प्लान, आपकी डेट, आपका क्लिनिक टाइम, ये वो सारी चीजें हो। और साथ में आपके रेड फ्लैग्स मेंशन हो कि मरीज को अल्लाह ना करे इन सारी चीजों पे होता है तो इसको रिटर्न दोबारा अस्पताल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेंगी है, सही है, डेंगी में आपने मरीज के रेड फ्लैग्स मेंशन कर दिए कि अगर रैश हो जाता है, ब्लीड हो जाता है, फिर वॉमिटिंग्स बढ़ जाती है, तो आप दोबारा इमरजेंसी में कांटेक्ट कर लें। और आपका साइन और डेट होना चाहिए।
ये वो एक कागज है जो मरीज की पूरी कहानी उस 3 से 4 दिन के स्टे की बताता है, और ये आपकी प्रोफेशनलिज्म की और आपकी क्वालिटी की अक्कासी करता है। तो इस वजह से ये कागजात, ये लिखना, डॉक्यूमेंटेशन करना, हर इवेंट को डॉक्यूमेंट करना, हर एक पॉइंट को ऐसे डॉक्यूमेंट करना कि अगला आने वाला उसको फॉलो कर सके, ये इसलिए बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी चीज है ये। अब बुरी डॉक्यूमेंटेशन क्या करती है, ये एक मैंने नीचे रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस कोट किया है, 1000 यूनिट मिस्टेक, डायबिटीज एंड ओबेसिटी इंटरनेशनल जर्नल, इसका मैंने डीओआई वगैरह कोड किया हुआ है। हाउ बैड डॉक्यूमेंटेशन हर्ट्स केयर, डिले डिस्चार्जेस, आपके डिस्चार्जेस डिले हो जाते हैं जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती। पेशेंट का ट्रस्ट भी आपसे हट जाता है। सही है। ट्रीटमेंट मिस होने के खतरात हैं या डुप्लीकेशन ट्रीटमेंट के खतरात हैं। मेडिको लीगल के आप ऑब्वियस कम जाहिर हो चुके हैं कि अगर अल्लाह न करे कोई लीगल ऑब्लिगेशन होती है तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं बचा सकता, क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड ही मीट नहीं हुआ उसमें, जो हमने पहले सारी बातें की हैं। अब बात यह है कि जी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में क्या होता है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आईएसओ 9001 एक स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि जी आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर प्रोसेस के लिए एक टेम्पलेट डिजाइन कर लें आप। सही है। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसके वर्जन कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जी ये वर्जन 1 था, फिर वो वर्जन 2 आया, फिर वर्जन 3 आया, फिर 4 आया। उसके रिव्यूज करें, पीरियोडिक पीरियोडिक रिव्यूज होने चाहिए। उसके कोई टाइमलाइन डिफाइन कर लेंगे, जी हर साल बाद, हर 2 साल बाद, हर 6 महीने बाद हम इसको रिव्यू करेंगे, इसमें कोई चेंजेस होंगी। आपकी जो भी एंट्रीज है उनकी साइन डेट होनी चाहिए। सही है। ये सारी चीजें हैं। मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ एक अभी इंस्टीट्यूट का, स्क्रीन पे। तो आप देखेंगे वहां पे वर्जन कंट्रोल्स का हम मेंशन करते हैं, सारी चीजें होती हैं। एविएशन की एग्जांपल हम बहुत शुरू से लेकर चल रहे हैं। एविएशन और अस्पताल बिल्कुल एक ही जैसी होती है तकरीबन। जो पायलट्स होते हैं वो चेकलिस्ट यूज करते हैं हर फ्लाइट से पहले। हम इन पेशेंट में भी सॉरी स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। माजरत। स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। एविएशन में स्टैंडर्ड वर्ड्स स्टैंडर्ड ऑर्डर होते हैं, इसी तरह अस्पताल में भी स्टैंडर्ड वर्ड्स स्टैंडर्ड ऑर्डर होते हैं। सही है। इससे क्या फायदा होता है कि जो आप क्रिटिकल स्टेप्स जो है ना वो नहीं भूलते। सही है। तो मेडिसिन का जो वार्ड होता है वो एक हाई स्टेक हाई फटीक प्रोन वार्ड होता है, जिसके अंदर केस मिक्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट तरीके के मरीज होते हैं। तो उनके अंदर अगर हम ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज करेंगे तो बहुत बेहतर हमें रिजल्ट नजर आएगा। प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे हो गई है इख्तिताम। सही है। प्रेजेंटेशन में इतनी बात नहीं थी, आज बेसिकली आपको बताना था कंपोनेंट क्या है। मकसद ये था कि कंपोनेंट्स हमने आज डिस्कस करने थे। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि आप लोग की क्या प्रैक्टिस है इस वक्त। आप लोग अपने अपने वार्ड्स में कोई इस तरह के स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस है, किसी के पास कोई ऐसे डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, या कहीं आप लोग ने ये देखा हो कि डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से या डॉक्यूमेंटेशन कम होने की वजह से कोई नियर मिस इवेंट या कोई इंसिडेंट, कोई सेंटिनल इवेंट, इस तरह की कोई चीज, तो प्लीज आज हम थोड़ा सा डिस्कशन पे रहेंगे इसके ऊपर। आधा घंटा हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर आज। आप लोग अनम्यूट कर लें ताकि बात हो जी सके जी। हमारी आपकी। सर डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑडिट्स के अंदर भी, बाद में जो है वो मेडिको लीगल के अंदर भी, और चार्ट अगर किसी मामले में रिव्यू होता है तो उसके अंदर भी। लेकिन चार्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट भी होती है, और उसमें जो सीक्वेंस के फ्लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही हम सीखना चाह रहे थे कि सीक्वेंस जो है वो सोप फॉर्मेट तो तकरीबन हर जगह फॉलो होता है, लेकिन उस सोप फॉर्मेट के अंदर जो है वो उस सोप फॉर्मेट को अप्लाई करने में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं। मसलन सब्जेक्ट जो पेशेंट का डेमोग्राफिक है उसके अंदर बाज़ का जो जूनियर डॉक्टर्स हैं
वो पिछली हिस्ट्री ऐड करना शुरू कर देते हैं कि हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी पिछली, वही जो पहले लिखा हुआ था कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद दीज कंप्लेंट्स, वो हर रोज वही चीज, पेशेंट प्रेजेंटेड विद दीज कंप्लेंट, जो कि इस वक्त रेलिवेंट भी नहीं है, जो डेली नोट्स के साथ रेलिवेंट नहीं है, वो चीज़ ऐड होना शुरू हो जाती है। तो वो एक खामख्वाह की लेंथ जो है वो बिला ज़रूरत की बनना शुरू हो जाती है। तो दूसरी चीज़ जो है, और ये चीज़ ज़ाहिर है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा हो जाता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, तो वो फिर चीज़ें कुछ ओवर राइटिंग जो है वो कम हो जाती है उसके अंदर। लेकिन जो दूसरा आपने बताया कि चीज़ें असेसमेंट वाला, यानी कि जो नोट्स डालने में जो समराइज करना है ना, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसकी ट्रेनिंग जो है वो मेरे ख्याल में उस पे थोड़ा ज़रा हमें समझाइए कि उसको आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स को एक ट्रैक पे लेके आना कि जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को वो जल्दी अडॉप्ट कर लें और उस सिस्टम के मुताबिक अपने नोट्स डालने शुरू कर दें। मतलब सर देखें, हमारी एक प्रैक्टिस है कि लाजमी सी बात है, एग्री करता हूँ कि जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो शुरू में एरर करते हैं। और जो आपने बात की ईएमआर की, ईएमआर में जैसे जो भी डायग्नोसिस हैं या सारी चीजें हैं, अब तो क्योंकि आईसीडी कोडिंग का सिस्टम आ गया, मुझे पहले एक सवाल का जवाब दे कि क्या मैनुअल एंट्रीज में आप आईसीडी कोडिंग फॉलो करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आईसीडी कोडिंग अपनी एकेडमिक्स का पार्ट बनाते हैं आप लोग पढ़ाने के लिए? नहीं सर, नहीं बनाते। अच्छा, सही है। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक फिजिशियन है, इमरजेंसी में काम करते हैं, बहुत अच्छे फिजिशियन है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। वो नोट ऐसे लिखते हैं: फीवर, एक प्लस का साइन, 2/7। फिर वो लिखते हैं कफ, दो प्लस के साइन, और लिखते हैं 4/24। सॉरी, वो लिखते हैं 4/7। सही है। जी सर। और इस तरह वो कीवर्ड्स यूज करते हैं। अब एक और फिजिशियन है, वो लिखते हैं 40 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन द डिपार्टमेंट विद द कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन। सही है। अलोंग एसोसिएट विद फीवर फॉर सिंस 2 days। अब ये दोनों हिस्ट्री है, दोनों की पेशेंट के मैनेजमेंट भी, दोनों सेम ही मरीज थे, दोनों डॉक्टर ने अलग अलग देखा। अब हम बेसिकली जिस प्रैक्टिस को सीखते हुए आ रहे होते हैं ना, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बात तो एग्री? जी जी। अब सर आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गया सर। हमारी हमारी सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर आपका। जी जी, हमारी डायग्नोसिस, हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हमारी सारी चीजें जो हैं वो अपना आईसीडी कोडेड है। तो वो सिलेक्शन पे मैं डिपेंड करती है कि आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आईसीडी कोडिंग से पहले जब ओपन टेक्स्ट एंट्री थी, तो ओपन टेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा था? हम करते ये थे कि हम अपने कुछ नोट्स जो हम ऑडिट करते थे, जब नोट्स का हमसे मुराद है कि जब क्लिनिकल टीम ऑडिट करती थी, तो उसमें से वो कुछ बेस्ट सिलेक्शन ऑफ नोट्स, अराउंड 30 to 40 नोट्स की सिलेक्शन करते थे, बेस्ट नोट्स रिटन बाय द ऑन ड्यूटी फिजिशियंस, जो उन्हीं के सर्कल के अराउंड के लोग थे। मतलब ये नहीं कि किसी कंसल्टेंट का लिखा हुआ नोट है, मतलब उसी के जो टीम मेंबर्स के नोट्स हैं उसमें द बेस्ट नोट, जो क्लियर हो, कंसाइज हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, उन नोट्स को उनको बताया पढ़ाया जाता था। और उसके बाद एवरी फ्राइडे हमने यहाँ पे एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें हम उसको एकेडमिक
डे कहते थे अपना, जिसके अंदर हम 2 से ढाई घंटे हम पढ़ाने का सेशन रखते थे, जिसके अंदर हम क्लिनिकल और ऑपरेशनल दोनों चीजें देख पढ़ाते थे। कभी क्लिनिकल के इम्पैक्ट पढ़ाते थे, कभी ऑपरेशन इम्पैक्ट पढ़ाते थे, कभी कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहे होते थे। तो हम उसके अंदर केसेस डेवलप करते थे, छोटे छोटे केसेस वो डेवलप करते थे, वो देते थे और कहते थे कि अब आप इसका नोट कागज पे लिखें, सिस्टम पे नहीं लिखें, कागज पे लिखें। और पहले नोट लिखें, दूसरा राउंड करें, अपने कंसल्टेंट को कैसे ब्रीफ करेंगे, कैसे बताएंगे, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको देंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है, वो आप क्या देंगे। तो ये एक टीम हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आज भी प्रैक्टिस करते हैं ये, और इन पेशेंट में भी प्रैक्टिस करते हैं हम। उसके साथ एक असेसर होता है जो एक सीनियर रेसिडेंट होता है, या रजिस्ट्रार लेवल का बंदा होता है, या एसआर लेवल का होता है। उसके बाद एक चेकलिस्ट होती है कि जी जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो उसने की तो उसने टिक लगा दिया, जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन देनी थी वो टिक लगा दिया, जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन में होनी थी वो उसने टिक लगा दिया। अब उसके ऊपर एक असेसमेंट होती है, फिर वो असेसमेंट के बेसिस पे गैप्स डिस्कस होते हैं। गैप्स डिस्कशन के अंदर फिर चीजें आइडेंटिफाई होती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ वीक था, कौन से डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉज और कॉन्स हो सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट से आपके इश्यूज हो सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको सेव कर सकता है। फिर उसमें अंदर हैंड राइटिंग, फिर उसके अंदर लिखने का तरीका, कि इन्फॉर्मेशन तो पूरी है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस की थी, कि पेशेंट भाई हाइपरटेंसिव है और उसको हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट भी करनी है, सही है, लेकिन वो हाइपरटेंसिव की इन्फॉर्मेशन सबसे कागज के एंड में लिखी थी उसने, उससे पहले उसने सारी कहानी लिख दी कि जी पेशेंट इतने साल का है, हमारे पास अस्पताल में इस कंप्लेन के साथ आया था, फिर ये दाखिल हो गया और हमने वार्ड में रिसीव भी कर लिया, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन भी है, पेशेंट को लास्ट एपिसोड में नमूनिया भी हो चुका है। अब आप ये नहीं बता रहे कि जी वो हाइपरटेंसिव भी है। हो सकता है उसका प्लान में कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है उसके मैनेजमेंट में कुछ चेंज आ जाए। तो ये हमारा तरीकाकार आज भी यही है, और काफी अरसे से ये है कि हम वीकली प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस विद सिमुलेशन एक्टिविटीज हम करते हैं। सर ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हर बंदे को, यानी कि जाहिर है 30 लोगों की क्लास बैठी हुई है, अगर 30 ऑफिसर्स का बैच बैठा हुआ है इंटर्न्स का, तो उसमें हर एक के नोट को चेक करना, उस पर फीडबैक देना, वो उसी सिटिंग में कर लेते हैं आप, या फिर वो आप नोट्स लेके रख लेते हैं और अगली सिटिंग में उनको फिर डिस्कस करते हैं? सर आप म्यूट हैं, सॉरी, आप म्यूट हैं। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हफ्ता हम जो है, ये एक फ्राइडे हम ये सेशन करते हैं, सेकंड फ्राइडे हम उसके डीब्रीफ सेशन करते हैं कि जी आपकी ये गलतियां थी। अच्छा, अब इसके अंदर एक एक्टिविटी और होती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्योंकि 15 दिन का प्रोसेस हो गया ना, अब हमारे कंसल्टेंट्स ने उसको देख लिया, एक नजर डाल ली कि किसके नोट अच्छा है, किसका थोड़ा सा लैग करता है, तो ऑन ड्यूटी ना उसको उसकी गाइडेंस भी, बेड साइड टीचिंग भी देना शुरू कर देते हैं राउंड्स में ही, कि नोट में ये चीज मैंडेटरी होनी चाहिए। अब उसको उसको ये नहीं बता रहे कि आपके नोट। सर वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी सर दोबारा बताइएगा। जी, आप बता रहे थे कि राउंड के दौरान उसे बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ, आपका। हम बेसिकली जब एक दफा रिव्यू कर लेते हैं ना चीजों को, जी जी। तो हम जब कंसल्टेंट जो होते हैं जब राउंड कर रहे होते हैं तो राउंड में उसको चीजों को बता रहे होते हैं कि ये, जैसे उसने ऑब्जर्व किया कि आपके नोट्स में वाइटल्स की जो फील्ड थी वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, या आपकी जो 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 डिसीजन मेकिंग लैब्स हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं थी, उसने मिस कर दी थी, तो उसको बताना शुरू कर देते हैं राउंड में, उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं
कि देखें आप लोग सबको वाइटल्स लिखना जरूरी है, पेंडिंग लैब्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, पेशेंट का प्रीवियस मेडिकेशन प्लान क्या था और क्या मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुई है, ये जरूरी है। तो उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा अब डीब्रीफ सेशन होता है, जो डेडिकेटेड एकेडमिक सेशन है। उसमें जब डीब्रीफ कर रहे होते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी रहनुमाई हो जाती है कि यस, द थिंग्स दैट वर टॉट टू मी ड्यूरिंग द राउंड, वो उसकी वो मेरी लैकिंग्स थी, मुझे ये चीजें सही करनी है। तो दिस क्रिएट्स अ प्रैक्टिस एनवायरनमेंट। सही है। फिर हम ऐसी इस तरह के सिमुलेशन भी करते हैं कि जी हम इनकम्प्लीट नोट खुद प्रोवाइड करते हैं कि ये इनकम्प्लीट नोट है। देन फिर ऑपरेशंस और क्लिनिकल मिलके एक काम, जैसे एक हमने अभी रिसेंट एक्टिविटी की कि जी इनकम्प्लीट नोट है, उस मरीज ने केस फाइल कर दिया है, अब हमें लीगल सारे काम पूरे करने हैं। सही है। लीगल रिस्पॉन्स करना है। तो अब हम आके बता रहे कि जी एज एन ऑपरेशन पर्सन हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन से हम क्या क्या प्रूव नहीं कर सकते, हम क्या क्या बातें नहीं बता सकते। योर डॉक्यूमेंट इज नॉट योर एडवोकेट, योर डॉक्यूमेंट इज नॉट योर लॉयर, या आपकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, तो क्या क्या चीजें आपकी मिस है। फिर हम उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो वी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। हम महीने में 2 एक्टिविटीज करते हैं, 2 डिस्कशन सेशन करते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। सर ये बहुत ज़बरदस्त है। सर ये आप यानी कि सर्जिकल टीम और मेडिकल टीम के साथ अलग-अलग करते हैं या सबको मिक्स मिक्स होता है आपका जो ऑडियंस होती है? सर देखें, हम सर्जिकल टीम, हम बेसिकली सर्जिकल और मेडिकल टीम भी नहीं करते। हम मेडिकल टीम के अंदर भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, डायबिटीज एंडोक्राइन, हेमेटोलॉजी, हम इनके साथ अलग अलग करते हैं। फिर एक इनका अपना क्वार्टरली एक इनका ग्रैंड सेशन होता है जिसके अंदर पूरी मेडिकल टीम साथ होती है। इसी तरह फिर उसमें ग्रैंड सेशन में एक सर्जरी के पूरा स्लॉट साथ होता है। तो हम डिपार्टमेंटल वाइज कर रहे होते हैं। बेहतरीन सर, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने अपने वार्ड में भी शुरू की है कि मैं मोर्टेलिटी ऑडिट्स जो है ना वो कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने जो रेजिडेंट्स को एक टास्क दिया था कि आपने वो डे आइडेंटिफाई करना है जब पेशेंट जो है वो एक डिटोरेशन पे गया और उसके बाद फिर वापस नहीं आया। तो पेशेंट उस कहाँ गया? पेशेंट जो है डिटेरियोरेट होना शुरू हुआ, उसे ख़राब जी। होना शुरू हुआ। तो उसके जी। बाद वो उसे हम उसे पुल बैक नहीं कर सके। तो सही। वो यानी कि उसे मैंने कहा है कि दिस शुड बी अ क्रिटिकल मोमेंट या क्रिटिकल टाइम, जिसके बाद जो है वो हम उसे पुल बैक नहीं कर सके। तो सर जो डेली प्रोग्रेस नोट्स हैं, अब उसमें चीज़ें वो मैच नहीं कर रही होती, या बाज़ का जो हमारे सामने एक वो ग्रिड की सूरत में फॉर्मेट में नहीं होता कि जी ये वाइटल्स का एक ग्रिड हमारे पास अलहदा से मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन का एक ग्रिड जो है वो चार्ट की सूरत में हमारे पास अलहदा से मौजूद है। अगर हम मैनुअल में इस तरह एंट्रीज करना शुरू करते हैं तो एक एक चीज़ को वे तीन तीन जगह एंट्री करनी पड़ेगी हमें। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में तो ज़ाहिर है ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली जिस टेम्पलेट पे चाहें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। मैनुअल एंट्री में कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम देख सकें कि जी ये पेशेंट जो है वो, अगर इसकी पल्स ब्लड प्रेशर इस दिन ख़राब होना शुरू हुई थी लेकिन बाकी लिखा हुआ है कि ब्रीज ठीक है, यूरिन आउटपुट भी ठीक है, लेकिन उस दिन से ऑनवर्ड इसकी कंडीशन जो है वो वाइटल्स के हिसाब से ख़राब होती जा रही है, लेकिन बाकी डॉक्टर के नोट जो हैं वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। तो वो हम इस डिस्पैरिटी को कोई किसी तरह काउंटर कर सकते हैं सर? सर बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं उसके। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। हम करते हैं टेम्पलेट डिजाइनिंग। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन में हम बात करते हैं टेम्पलेट डिफाइनिंग, टेम्पलेट डिजाइनिंग की। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं कि जी मरीज की, मैं फॉर एग्जांपल सीबीसी का ट्रैक देखना है मुझे कि जी मैं एचबी या वाइट डब्ल्यूबीसी का काउंट देखता रहूं या प्लेटेड का काउंट देखता रहूं। जी आप सर। एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्रिएट करें जिसके अंदर इन्वेस्टोग्राम टेम्पलेट कहलाता है वो। बहुत सारे आपको ऑनलाइन आपको ऐसे टेम्पलेट्स मिलते हैं, सही है, जो सोप के रिकमेंडेशन पे होते हैं, एस बार रिकमेंडेशन या सोप डेफिनेशन पे फॉलो करते हैं, जैसे आईए के हैं, डब्ल्यूएचओ के टेम्पलेट्स हैं। आप उन टेम्पलेट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। उस टेम्पलेट को एक कागज होता है, सही है सर। अब उसके सर अंदर आपने लैब्स की सारी मार्किंग फील्ड लिख ली, आज की लिख ली, अब 6 घंटे बाद दोबारा रिपीट होनी है, तो आपको एक दफा एंट्री तो कहीं ना कहीं करनी है ना। वो एक एंट्री तो आपको उस रिकॉर्ड में करनी है। तो आपने उसको जी। टेम्पलेट पे फिल कर लिया ताकि आपके पास कंपैरेटिव पिक्चर आ जाए। इसी तरह वाइटल साइज के टेम्पलेट्स होते हैं,
आप कंपैरेटिव पिक्चर आप देख सकते हैं। सही है सर। तो इसी सर तरह आपके पास नेक्स्ट प्लान के, प्रीवियस प्लान के टेम्पलेट्स, डिफाइंड टेम्पलेट्स इंटरनेट पे बहुत सारे रखे हुए हैं। आई विल ऑल्सो सर्च समथिंग, और मैं कुछ होगा तो ग्रुप पे भेजूंगा भी। सही है। तो इंशाल्लाह ताला इससे काफी बेहतर आपको आउटपुट नजर आएगा। सर बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सर जो नोट्स में अगर कोई डिस्पैरिटी हो तो उससे कैसे काउंटर, यानी कि उससे चेक कैसे करते हैं आप? मसलन पेशेंट के वाइटल्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अपने नोट्स में लिख रहा है कि मरीज ठीक है, मरीज ठीक है, मरीज ठीक है। तो उसको फिर बाद में, यानी कि वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं उसका अब जाहिर है 2 महीने पुरानी अगर बात हो गई है तो वो रिकॉल बाइस भी आ जाएगा, वो भी कहेगा कि सर मुझे याद नहीं है। तो उस चीज़ को सर कैसे टैकल करते हैं? सर अब आई डोंट नो आपके हॉस्पिटल में क्या चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मल्टी पैरामीटर जो मॉनिटर होते हैं, 7 पैरामीटर से 5 पैरामीटर जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, उसमें थोड़ी सी स्टोरेज फैसिलिटी होती है। तो उसमें लास्ट 50 रीडिंग, 60 रीडिंग्स आ रही होती है। सही है। तो ठीक सर। उसके ऑडिट्स भी हो रहे होते हैं साथ ही। तो अगर कहीं पे कोई डाउट है, कुछ मसला है, तो हम उसकी प्रीवियस रीडिंग्स को देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, सेग्रीगेशन की हुई है। डॉक्टर अपने राउंड के हिसाब से, रेसिडेंट के, जब रेसिडेंट अपना राउंड करता है, सब कुछ करता है, वो अपने वाइटल मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ करता है। हमारे पास 6 आवरली, 12 आवरली, 4 आवरली, जिस तरह प्लान्ड है उस तरह नर्सिंग अलग से वाइटल डॉक्यूमेंट करती है। सही है। तो जब भी हमें कोई ऑडिट करना होता है या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को उठाते हैं, और उसमें फिर आपके सामने डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। ये बात नहीं करेगा नहीं आती, आती है। फिर उन पे बात की जा सकती है, उन पे समझाया जा सकता है, उस पे उसकी अफादियत बेहतर तरीके से बताई जा सकती है, बट प्रूफ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो ये है एक सिस्टम हमारे पास। सर बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन सर। इसके अलावा बाकी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं आज माशाल्लाह। 15 लोग थे, अभी 11 रह गए। और माजरत के साथ ये डिस्कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, मुझे अंदाजा नहीं है क्यों हो रहा है। क्योंकि बस है, शायद नेटवर्क का इशू है। तो बीच में बहुत सारी जगहों पे बात रुकी होगी, तो अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है प्रेजेंटेशन के हवाले से भी, तो वो पूछ सकता है। सर वो डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्टर अपलोड सही। करने हाँ, डॉक्यूमेंटेशन इज का समटाइम डन ऑन लूज पेपर विच कहा कैन बी था वो। लॉस्ट। एग्रीड सर, बिल्कुल हो जाती है। तो लूज पेपर, मैं यही कह रहा हूँ कि सर देखें, आपके पास इन पेशेंट में फाइल्स होंगी, पेशेंट फाइल होती है, कोई कस्टोडियन डिपार्टमेंट होता है। सब जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो उस फाइल का आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड रूम भेज देते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड रूम में सबमिट जी कर सर, देते हैं। रिकॉर्ड रूम। ऐसा ही है। जी सर, सर वो सबमिट नहीं करते, डंप करते हैं एक्चुअली। गवर्नमेंट सेटअप में डंप भी होती है, आपकी बात सही है, लेकिन हम तो उसको सबमिट कहते हैं ना सर। जी सर। सही है। अच्छा, अब कागज खो जाता है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कागज में सर मसले मसाइल तो बहुत हैं, और आज भी, और मैं आपको 10,000 चीजें बोलूँ कि जी फाइल को इन कर लें, फाइल में लगा लें, टेम्पलेट बना लें, हो सकता है। उसका जो एक मुझे समझ में आता है हल, कि जो फाइल है उस फाइल की जो हैंडलिंग है ना, वो मिनिमम हैंडलिंग रखें आप। मतलब फिजिशियन की जो फाइल है, फिजिशियन की और नर्स की, जो जो बेड साइड नर्स है और जो आपका रेसिडेंट है, मिनिमम हैंडलिंग हो। दो, एक से दो या तीन चार लोग इस्तेमाल कर रहे हो, हर वो फाइल ऐसे ओपन ना पड़ी हो कि हर कोई उठाए देखे क्या करे, वो कागज हिल रहा है जा रहा है। तो दिस विल इंश्योर कि कुछ हद तक सेफ्टी हो सकती है। और लूज पेपर्स पे काम ना करें, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ले लें, प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना लें, इंप्लीमेंट कर लें, आपकी जिंदगी में भी बहुत आसानी आ जाएगी। कम लिखना होगा उसमें पर। जी सर, जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा हूँ म्यो हॉस्पिटल से। मेरा एक क्वेश्चन है। आपकी सारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद इट एंड आई आल्सो फील दैट फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज अ हाउस ऑफिसर, तब बहुत एम्फेसिस था जनरली ऑन डॉक्यूमेंटेशन, बट समहाउ while there are many other good things going on, but documentation personally I feel बहुत decline कर गई है। और उसके लिए while प्रोफेसर नईम अफजल is really trying to keep an audit in place, लेकिन मुझे लगता है कि audit भी नहीं हो पाता। I really like your idea of investograms and templates, and in fact ये मैंने बाहर से आए हुए लोगों से अक्सर पूछा है। Sometimes I have a feeling कि this is more of a comment in as a part of my question, कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि who weren't very efficient with their work in Pakistan, but
and I was wondering what they would do abroad. तो जब मैंने उनको थोड़ा सा पूछा कि कैसे काम, तो उन्होंने कहा मसला नहीं है, टेम्पलेट्स होते हैं तो we fill those in. तो ये है कि I like the idea. I think they help sort of equalize कोई personal errors या deficiencies हैं, लेकिन मेरा ये question है कि often enough ये होता है कि अगर हम कोई templates बनाएं भी या कुछ, तो हमें ये compulsion होती है जब भी ये rounds वगैरह होते हैं कि आप हॉस्पिटल की स्टेशनरी यूज करें, कि पेपर वो जो उनका स्टैंडर्ड फाइल है वो यूज करें. Would it be fine? And of course the fact that logistically भी टेम्पलेट्स इंडिविजुअल बने होना, और जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो नहीं होते, हमारे तो मैनुअल होते हैं, तो फाइनेंशियली ऑल्सो गेटिंग ऑल, फर्ज करें कोई इतनी एफर्ट करे भी कि अपनी फोटो कॉपीज एक्सेट्रा टेम्पलेट्स बनाए, इंटेलेक्चुअली भी सारा काम करे, एंड वी स्टिक दोज ऑन आवर एग्जिस्टिंग फाइल पेपर्स. Is that something acceptable? जो आप कह रहे हैं purposes of medical, legal, etc. Would that be fine? Would that be acceptable in our public sector? That's a question to you and also to any of the worthy seniors who can perhaps answer this for you. जितना डॉक्टर फरा मैं आपकी बात को समझा, आपने दो चीजें आपने इसमें रखी हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंसर्न मैंने दिया कि इन्वेस्टोग्राम्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है वो हॉस्पिटल स्टेशनरी पे तो नहीं होगा, और हॉस्पिटल का एक रूल है कि जी उनकी स्टेशनरी यूज की जाए. जी एक ऑप्शन पहला जी कि आप इस चीज को डिफाइन करें, इसका एक वो हम तो हर चीज में कहते हैं ना प्रपोजल लिख लो, मतलब हम तो यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट जी सेक्टर में टीम्स बहुत स्ट्रांग होती है चीजों में. तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज चेंज करानी हो ना, तो हम एक प्रपोजल लिखते हैं जिसके अंदर हम उसका आउटकम बताते हैं, उसका इम्पैक्ट बताते हैं, उसकी बेनिफिट्स बताते हैं, उसके पेशेंट पे क्या क्या बेहतर होगा ये बताते हैं. तो हम अगर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिंपल एक पहला अप्रोच जो लेता, मुझे पता है बहुत मुश्किल अप्रोच है, मैं ये लेता कि मैं ये सारी चीजें लिखता और अपने एमएस के पास, जो मेरी सुप्रीम अथॉरिटी है, अप्रूविंग अथॉरिटी उस यूनिट की, उसके पास जाता, उसको समझाता और उसको कायल करने की कोशिश करता कि जी आप इसको हॉस्पिटल स्टेशनरी पे कन्वर्ट करवा दें. सही. अगर हो जाता है तो वेल इनफ, वेरी गुड. बट इफ इट डज नॉट हैपन, तो जो वो इन्वेस्टोग्राम का टेम्पलेट है जो आप हॉस्पिटल स्टेशनरी की फाइल में भर के लगा रहे हैं ना, उसमें सिर्फ जी एक काम जो लीगल ऑथेंटिसिटी पूरी कर देती है, वो ये है कि योर नेम, योर साइन एंड राइट योर डेजिग्नेशन, इट शुड बी देयर, और आप उसको उस फाइल का पार्ट बना ले. राइट वो डॉक्यूमेंट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट काउंट होगा. सही है. दैट सही. वुड बी योर एडवोकेसी पार्ट, दैट वुड बी योर लॉयर इन केस ऑफ एनी, God forbids there is any legal implication in it. So that would act as your legal favor document. राइट. थैंक यू सर, दैट आंसर्स माय अच्छा, क्वेश्चन. इसमें एक और ऑथेंटिसिटी आप कर सकती हैं. इफ यू हैव अ राइट टू प्रिपेयर योर ओन स्टैंप, बीइंग अ कंसल्टेंट और बीइंग सीनियर रजिस्ट्रार, आप अपनी स्टैंप तो बना सकते हैं ना. तो जी आपने वो बिल्कुल. चीज रखी वो और स्टैंप कर दिया उस डॉक्यूमेंट को, दिस गिव्स यू मोर ऑथेंटिसिटी. बट उसमें राइट. एक काम कीजिएगा, जी सर. जहां पे आपका नोट या जहां पे आपकी वो चीज खत्म होती है ना, पुट अ लाइन आउट देयर, और जी उसी के करीब स्टैंप लगाएं ताकि उसके पास कोई एडिशनल अमेंडमेंट ना हो सके उसके अंदर. बिल्कुल सही सर. सही. और जब आप अमेंडमेंट अच्छा. करें प्रोग्रेस नोट में, तो उसके जी ऊपर डेट टाइम जरूर मेंशन कर देंगे. इस